Hello student, this is Mustafa Kamal. Welcome back to the online lecture series of history. जैसे कि आप में से बहुत से सारे स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज का नया टॉपिक लेंगे। हमारा आज का टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रीवियस टॉपिक था, जैसे कि आपको पता है, हमारा प्रीवियस टॉपिक द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। तो इसी से जुड़ा हुआ आज का भी हमारा टॉपिक रहेगा। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह आपने पहले लेक्चर को पढ़ा था, इस लेक्चर को भी आगे आप कंटिन्यू करेंगे। उसी लेक्चर का ये कंटिन्यूशन पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। कैसे यूरोप में जो इंडस्ट्री जब सेटअप हुआ, यानी कि फैक्ट्री जब सेटअप हुआ, फैक्ट्री सेटअप होने के बाद चेंज कैसे आया, और जो चेंज आया उसमें कितना रफ्तारी था, किस रफ्तार से चेंज आया, क्या क्या चेंज आया, वो सारी चीजें हम इसी लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम कपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन रियली मीन द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री। समझ गया होगा आपने। अगर आप लोग नहीं समझा तो मैं क्वेश्चन को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। किस रफ्तार से फैक्ट्री ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के रफ्तार में कितना तेजी था, कैसे चेंज हो रहा था, पहला। दूसरा, क्या जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री ही होता है। आपको समझ आ जाएगा जब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, इसीलिए आप इस लेक्चर सीरीज को एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट, सबसे डायनेमिक जो सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस जब बात करते हैं, द डायनेमिक सेक्टर वर द कॉटन एंड द मेटल। सिर्फ कॉटन और मेटल ये डायनेमिक सेक्टर था जो लीड कर रहा। कॉटन वॉज लीडिंग, क्योंकि मैं कहूंगा हर दूसरा या हर तीसरा जो फैक्ट्री होता था वो कॉटन का ही फैक्ट्री होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 3-4 फैक्ट्रीज को आपके सामने पेश कर रहा हूं। इट डजंट मीन दूसरे फैक्ट्रीज नहीं थे, क्या फैक्ट्रीज थे, माइनिंग की फैक्ट्रीज थे, कंस्ट्रक्शन की चीजें थे, बहुत सारे थे। बट उन सारों में से ये जो मैंने मेंशन किया, दे वर लीडिंग सेक्टर। 1840s आते आते रेलवेज के इंट्रोडक्शन हो जाता है। रेलवेज बिकना शुरू हो जाता है। अब गांव में, रिमोट से रिमोट एरिया में, दूर दराज इलाकों में रेलवेज की एक्सपेंशन हो जाता है। एट द सेम टाइम इस एक्सपेंशन ऑफ ये रेलवे से क्या हुआ, खासकर एक्सपेंशन ऑफ रेलवे की बात करेंगे तो एक बात कहना भूल गया, 1840s में हुआ एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड। और जब कॉलोनीज की बात करते हैं तो 1860s में एक्सपेंशन होता है कॉलोनीज में रेलवेज की। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 1853, आपको पता होगा। तो इससे क्या चेंज आया, इससे होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा एक शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी कि डिमांड जो होता है सडनली बढ़ जाता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि आयरन और स्टील आपके जो जहां पे जो रेलवेज का इंडस्ट्री बना था, रेलवेज जहां पे बन रहे थे, रेल बन रहे थे, अब रेलवेज के ट्रैक्स बन रहे थे, उनके लिए आयरन और स्टील की चीजें बनना ही था। तो मशीन बनना था, इंजन्स बनना था। तो ऑब्वियसली जब ये चीजों की डिमांड है तो उन चीजों को बनाने के लिए फैक्ट्रीज भी जरूरत था। तो एट द सेम टाइम फैक्ट्रीज की ग्रोथ हो रहा था, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रहा था। अगर 1873 की बात करूं तो 1873 में 77 बिलियन पाउंड एक्सपोर्ट कर रहा, उस अमाउंट की एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन एंड स्टील का सिर्फ, जो कि कॉटन की डबल वैल्यू था। उस टाइम कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था तकरीबन 36 से 37 मिलियन पाउंड, और उसके कंट्रास्ट में उसी टाइम आयरन और स्टील का 77 बिलियन पाउंड हो रहा था। तो सी द डिफरेंस।
इस डिफरेंस से आपको अंदाजा लग गया होगा कि सडनली जो कॉटन जो अच्छा खासा लीड कर रहा था, आयरन और स्टील पीछे था, बैकग्राउंड में था, वो लीड कर रहा था फ्रंट से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा डिमांड थी कॉटन की। जो पहले प्रीवियस टॉपिक में बार बार मैं कॉटन को आप लोगों के साथ जिक्र किया, कितना कॉटन की डिमांड था, तो सडनली शिफ्ट हो जाता है डिमांड में। तो ये इससे आपको थोड़ा अंदाजा आया होगा, जब भी एक सिस्टम की एक नेचुरल चीज है, जब भी कोई नई चीज की सिस्टम में इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो उस नए चीज के आने से आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चीज है उसके एग्जिस्टेंस पर या उसके डिमांड, उसके सप्लाई, उसके ग्रोथ में कहीं ना कहीं से फर्क पड़ता है, जो कि कॉटन के ऊपर पड़ा। और उसका फायदा किसको मिला? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो ये एक चेंज है। जो दूसरा था, न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, न्यू इंडस्ट्री जो है, दैट कुडंट इजीली रिप्लेस द ट्रेडिशनल वन। कहने का मतलब ये है, आपका जो ट्रेडिशनल सेटअप था, उस सेटअप को जो कंट्री साइड में, जो पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने आपके सामने बयान किया है, कंट्री साइड में जो प्रोडक्शन होता था, जो डोमेस्टिक यूनिट्स में छोटे छोटे फार्म्स थे, ट्रेडिशनल मार्केट था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कहेंगे हम, तो उस सिस्टम को इजीली रिप्लेस नहीं कर पाया। अगर हम बात करेंगे लेट 19th सेंचुरी की, कहने का मतलब 1880s या 1890 की बात है, उस टाइम में अगर हम टोटल वर्क फोर्स की अगर हम बात करते हैं, वर्क फोर्स इन द सेंस लेबरर, जो काम कर रहे थे, जो इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन में, चाहे हम फैक्ट्री की बात करेंगे, चाहे हम कंट्री साइड में डोमेस्टिक यूनिट में काम कर रहे थे, उन सब की बात करेंगे, तो टोटल वर्क फोर्स में से सिर्फ 20% वर्क फोर्स जो था वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। तो इससे आपको दोबारा अंदाजा हुआ होगा, जिस हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे, वो कहां तक, किस हिसाब से, किस पेस में बढ़ रहा था। 1730 में स्टार्ट हुआ है और 1880s 90s की जब हम बात करते थे, 20% ऑफ वर्क फोर्स वेर इंगेज इन दिस सेटअप। तो अंदाजा लगाइए, तो क्या लोग अभी भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो फैक्ट्री लाइफ के साथ जुड़ रहे थे, क्या लोग इस सेटअप को एक्सेप्ट कर रहे थे? सोचने वाली बात है। तो एट द सेम टाइम अगर हम देखा जाए, कॉटन जो हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी, जब तक हमारा जो नया मिल आया, जब नया मशीन आया कॉटन की, तब तक तो कॉटन इंडस्ट्री का जो कंट्री साइड में डोमेस्टिक यूनिट में ये कॉटन को प्रोड्यूस करना आम हो गया था, बिल्कुल आम। हर घर में कॉटन की छोटे छोटे यूनिट्स बने थे, आराम से वो लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे। स्टिल इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन अभी भी कहां से आ रहे थे? कंट्री साइड से ही आ रहे थे। तो एट द सेम टाइम मैं कहूंगा फैक्ट्री लाइफ, मतलब फैक्ट्री सेटअप हुआ है, इवन कॉटन की भी फैक्ट्रीज है, हर दूसरा तीसरा जो फैक्ट्री हो तो कॉटन का होता है, मैंने अभी आपको कहा। स्टिल लार्ज बल्क ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम, कहां से आ रहा था? कंट्री साइड से आ रहा था। कंट्री साइड में गांव से आ रहा था, विलेजेस से आ रहे थे, छोटे छोटे डोमेस्टिक यूनिट से आ रहे थे। अंदाजा आपको लग गया होगा। स्टिल इतना टाइम गुजरने के बाद भी, 150 साल का एक लंबा टाइम गुजरने के बाद भी, फैक्ट्री लाइफ को इजीली, अभी फैक्ट्री लाइफ इस ट्रेडिशनल सेटअप को इजीली रिप्लेस नहीं कर पा रहे। नाउ तीसरा जो है, द पेस ऑफ चेंज इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट बाय दीज स्टीम पावर्ड फैक्ट्रीज। कहने का मतलब है, अब फैक्ट्री लाइफ सेटअप हो गया, सेटअप होने के बाद ज्यादा जो बेस था वो स्टीम इंजन पे बेस था, जो फैक्ट्री लाइफ था। तो ये फैक्ट्री लाइफ तो सेटअप हो गया था स्टीम इंजन पे बेस्ड। क्या इनके पास अपना एक रूल्स था कि हाउ टू डेवलप द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री? जो स्टीम इंजन था उसका कोई भी रोल नहीं था इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बढ़ाने में। बट एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था आपका, वो स्टैग्नेंट भी नहीं रहा। स्टैग्नेंट इन द सेंस ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं रहा, इम्प्रूवमेंट
नहीं आना, उसको स्टेगनेंट बोलते हैं। तो वो स्टेगनेंट भी नहीं रहा, ट्रेडिशनल मार्केट स्टेगनेंट नहीं रहा। दे वांट टू कम्पीट विद दिस न्यू सेटअप, जो नया फैक्ट्री लाइफ आया था उसके साथ कम्पीट करना चाहता था ये लोग। ने क्या किया, उन्होंने कुछ इनोवेशंस किया। इनोवेशन इन द सेंस, कुछ अपने तरकीब में वो जो वर्किंग स्टाइल थे, प्रोडक्शन स्टाइल था, तो उन सारे चीज़ों में छोटे छोटे इनोवेशंस किया। अपने क्रिएटिविटी से, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से उन्होंने अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए अपने एग्जिस्टेंस को स्टिल मेंटेन रखा। उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन क्या किया, अपने इनोवेशन क्या किया, उन्होंने कुछ अलग अलग सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ग्लास वॉक में काम करना स्टार्ट कर दिया, फूड प्रोसेसिंग में काम करना स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग में काम करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम इसी तरह हम कहेंगे जो प्रोडक्शन इम्प्लीमेंट्स होते हैं, हथियार, उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग सेक्टर्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। इस काम करने से उनका ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री था वो अभी भी बरकरार था, अभी भी काम कर रहा था, वो अभी भी लोगों के लिए प्रोडक्शन दे रहा था। फोर्थ, टेक्निकल चेंज, जो आपके फैक्ट्री लाइफ में, फैक्ट्री सेटअप में टेक्निकल जो चेंज था, वो चेंज तो था बट वो चेंज बहुत स्लो था, बहुत हद तक स्लो था। और लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट कहेंगे हम, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उस वक्त यूरोप में काम कर रहे थे, चाहे हम टाउन्स में कहेंगे चाहे कंट्री साइड में कहेंगे, उन्होंने इस न्यू सेटअप को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन क्या था, क्वेश्चन है। रीजन एक्सेप्ट नहीं करने का रीजन क्या था, अच्छा खासा वो प्रोडक्शन कर रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, आपके गुड्स के फिनिशिंग में आपके गुड्स में अच्छा खासा फिनिशिंग आ रहा था। तो आपके दिमाग में आया होगा ये सब जब चीजें हो रहा था, एक तो जल्दी ही बहुत सारी चीजें बन रहा है, दूसरा लोगों की जरूरत भी इतना नहीं पड़ रहा है, तीसरा आपके गुड्स के क्वालिटी में भी अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। तो ये सब होते हुए भी लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था? आपका क्वेश्चन को मैं इस तरह क्लियर करता हूं, क्योंकि उस वक्त जो फैक्ट्रीज थे या जो भी मशीन बन रहा था, वो उस मशीन का कॉस्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। लोग उस मशीन को खरीदने से पहले कई बार सोचता था। जब एक बार उसको लाते थे कुछ ना कुछ मैनेज करके, लाने के बाद अब उसको इंस्टॉल करने में भी थोड़ा टाइम लगता था, टाइम इन द सेंस उसको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ता था, और उसमें इशू रहता था, टेक्निकल इश्यूज। फॉर एग्जांपल खराब हो जाता था, रिपेयर करने के लिए फिर दोबारा आपको टेक्निकल एक्सपर्ट लाना है, उसमें भी खर्चा जाता था। मान के चलो उसमें कोई आपके मशीन के किसी पुर्जे में खराबी आ गया, तो उस पुर्जे को दोबारा से लाना और सेटअप करने में बहुत और भी अच्छा खासा खर्चा होता था। तो इन चीजों के डर से लोग इस फैक्ट्री लाइफ यानी कि स्टीम इंजन की तरफ जल्दी नहीं जा रहे थे। दे वर कॉशियस, बहुत एहतियात बरत रहा था, क्योंकि वही पैसे का ही इशू था। एक तो मशीन लाने में खर्चा है, इंस्टॉल करने में खर्चा है, एक बार इंस्टॉल होने के बाद अगर गलती से खराब हो गया, रिपेयर करने का कॉस्ट भी बहुत एक्सपेंसिव था। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग इतना इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, जिस तरह क्लेम किया जा रहा था, जो मैन्युफैक्चरर था, खासकर जो मशीन डिजाइन करते थे, और जो वो क्लेम करता था कि शॉर्ट पीरियड में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, एक्स्ट्रा जो भी क्लेम करते थे, उस क्लेम के हिसाब से, उस क्लेम पे वो खरा नहीं उतर पा रहे थे। जो क्लेम कर रहा था उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा था, या तो इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा था या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, जिसके बदौलत उन्होंने जो डिजाइन किया होता था, जो मशीन होता था, मशीन को लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया और मैथ्यू बोल्टन ने इसी स्टीम इंजन को मैन्युफैक्चर किया, बट उसके बाद बराबर 1 साल लगा उसको खरीदार मिलने में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लोग रिलेक्टेंट था इस फैक्ट्री लाइफ को एक्सेप्ट करने में। So the most powerful new technology which enhanced the productivity manifold was slow to be accepted by the industrialist. जैसे कि मैंने कहा,
जो वो न्यू टेक्नोलॉजी जिसने प्रोडक्शन में एक इनकलाब लाया था, जो क्लेम कर रहा था इनकलाब लाने का, was very slow to be accepted by industrialist, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी मशीन को खरीद नहीं रहे थे। वो स्टिल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, वो स्टिल आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से काम निकाल रहे थे। ये सारे रीजंस थे, दैट्स वाई आपके मशीन लाइफ इतना एक्सेप्टेबल नहीं था बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड तक मैं कहूँगा जो वर्कर थे, जो वर्क फोर्स थे, उस टाइम मशीन ऑपरेटेड नहीं थे, मशीन ओरिएंटेड नहीं थे, फैक्ट्री लाइफ से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं था। वो लोग क्राफ्टमैन थे, वो लेबरर्स थे जो स्टिल ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केट के लिए काम कर रहे थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। सो इससे अंदाजा लगा होगा आपको कि जो न्यू सेटअप है उसने 150 साल होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्रियलिस्ट के दिल में जगह नहीं बनाया। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको इस टॉपिक को समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना, ताकि आपको आपको पढ़ने में एक रिदम आ जाए। पहले से सिस्टमेटिकली आप जब पढ़ते आओगे तो आप इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना नहीं भूले, ताकि मैं आने वाले वीडियो में, अपने जो नया वीडियो है उसमें भी पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।